महिला अपने पति को विदेश जाने के लिए एयरपोर्ट तक छोड़कर आती है और अपने पति को गले लगाती है, क्योंकि उसका पति अब विदेश जा रहा था। शायद साल, 2 साल, 3 साल बाद वापस लौटे। वह अपने पति से जाते समय कहती है कि जब छुट्टी मिले तो जल्द ही घर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और जब यह बात कहकर वह अपने घर जाती है तो उस समय उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, क्योंकि जो उसका जीवन साथी था वह विदेश जा रहा था। जैसे ही वह घर लौटती है, कुछ ही दिनों बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। जब पुलिस इस हत्या की हकीकत पता करती है तो जो सच सामने निकल कर आता है वाकई में हैरान कर देने वाला था। सच काफी डरावना था। नमस्कार, प्रणाम, मैं विशु राय स्वागत करता हूं आप सभी का विशु वारदात तक के एक और नए एपिसोड में। दरअसल आप लोगों से मेरा एक निवेदन भी है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करिए और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। लाइक करने में मात्र आपको 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन यह लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। जिस प्रकार से एक गायक महफिल में, शादी विवाह में गाना गाता है और आप लोगों से अपील करता है कि जोरदार तालियां बजाइए ताकि उसका उत्साहवर्धन हो सके और वह अपने आवाज को और मधुर आवाज में और जोश के साथ गाकर आपका मनोरंजन कर सके, ठीक उसी प्रकार यह जो लाइक का बटन है यह तालियों का काम करता है। जितनी ज़्यादा आप लोग लाइक करते हैं वीडियो को, उतना ही प्रोत्साहन बढ़ता है और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो कहानी है यह बिहार राज्य में एक जिला पड़ता है, शिवहर जिला। शिवहर जिला में एक गांव पड़ता है, परदेसिया गांव। यह सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं यह परदेसिया की है। परदेसिया में 23 मार्च 2023 को एक कत्ल होता है। पुलिस को सूचना जाती है कि परदेसिया गांव में एक महिला का कत्ल हो चुका है और उसका बच्चा भी घर से गायब है। दरअसल उस महिला का 1 साल का बच्चा भी रहता है जो घर से गायब हो जाता है और महिला का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और उस महिला की लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता है कि महिला के शरीर पर 100 से भी अधिक बार चाकुओं से वार किए गए थे। महिला बच ना सके इसलिए अत्यधिक बार उसके ऊपर वार किया गया था। ऐसा लग रहा था कि कितना बड़ा उसका कोई दुश्मन हो जिसने इस तरह का जघन्य अपराध किया है, कत्ल किया है। कत्ल के बाद तो वो उसके 1 साल के मासूम से बच्चे को भी घर से गायब कर देता है। दरअसल परदेसिया में एक परिवार रहता था, पप्पू का परिवार। पप्पू बेहद ही नेक इंसान रहता है, शरीफ इंसान रहता है, ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखता था। पप्पू की शादी पास के ही गांव में, परदेसिया से 25 किलोमीटर दूर एक गांव में होती है। लड़की का नाम सीमा रहता है। सीमा की उम्र 22 साल रहती है और जो पप्पू रहता है उसकी उम्र 25 साल रहती है। सीमा बेहद ही देखने में खूबसूरत लड़की रहती है, काफी पढ़ी लिखी और चंचल स्वभाव की लड़की रहती है। शादी होने के बाद जो अपने ससुराल आती है, अपने पति के साथ काफी खुश रहती है। कई बार दोनों शिमला जाते हैं, कई मंदिरों में घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि जो लड़की रहती है उसको घूमने का काफी शौक रहता है। पप्पू के साथ साल में 3 से 4 बार वह घूमने के लिए जाती थी। अब पप्पू का जीवन काफी अच्छा चल रहा था। 1 साल बाद सीमा और पप्पू को एक पुत्र प्राप्त होता है। पुत्र का नाम रवि रखा जाता है। रवि बेहद ही खूबसूरत बच्चा रहता है और उसकी जो अदाएं रहती है बच्चे की काफी नटखट। सारा परिवार में उसके पिताजी, माताजी, उसकी बहन, सभी लोग रहते हैं। काफी सुंदर बच्चा रहता है, काफी उस बच्चे को प्यार मिलता है। लेकिन इसी बीच अब पप्पू को लगता है कि एक बच्चा हो चुका है, परिवार बढ़ चुका है, जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, बहन की शादी भी करनी है, तो कहीं ना कहीं अब उसको पैसे की जरूरत थी, बिजनेस की जरूरत थी, काम धंधे की जरूरत थी। अब उसको एक रोजगार करना था।
लेकिन बहुत ज्यादा पैसा नहीं होने के कारण पप्पू अपने दोस्त से बात करता है और कुवैत चला जाता है। अब कुवैत जाने से पहले उसकी पत्नी अपने पति को तैयार करती है, खुद सजती संवरती है और अपने पति को लेकर, अपने बेटे को लेकर पटना एयरपोर्ट जाती है। पटना एयरपोर्ट से अपने पति को कुवैत जाने के लिए पटना एयरपोर्ट के बने हुए हॉल में छोड़ती है और वहां से गले लगती है और वो अपने पति को छोड़ते वक्त रोने लगती है। दरअसल दोनों जीवन साथी रहते हैं तो दुख तो होता ही है बिछड़ने का। अब वह रोने लगती है, पति किसी तरह से जल्द मिलने की बात करता है और अपने बैग को लेकर वहां से बाय करते हुए अंदर की तरफ चला जाता है। अब पत्नी अपने बेटे को लेकर अपने घर चली जाती है, परदेसिया गांव चली जाती है। अब कुछ ही दिनों तक, करीब 6 महीने तक अकेले ही रहती, फोन चलाती, फेसबुक चलाती, अपने पति से जब भी समय मिलता पति फोन करता तो फोन पे बातें भी किया करती थी, अपने मायके वालों से बातें किया करती थी। इसी बीच गांव का एक लड़का था, बेहद ही खूबसूरत, उम्र 30 साल। वह अक्सर करके उसके घर आता जाता था। अब वह जान चुका था कि सीमा का पति पप्पू बाहर गया हुआ है और जो सीमा है वह बेहद चंचल स्वभाव की थी, काफी बेहतर खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वो अक्सर करके उसके घर आता है और उसके सास ससुर से अपना अच्छा व्यवहार बनाता है। दरअसल गांव की बात रहती है तो सास ससुर यानी कि पप्पू के पिताजी भी उसको जानते थे। अब वह अच्छा व्यवहार बनाता है और धीरे धीरे उठने बैठने लगता है। जो सीमा रहती है उसको भाभी भाभी बुलाता था, अब उससे अच्छा खासा व्यवहार बना चुका था। धीरे धीरे दोनों की काफी अच्छी गहरी दोस्ती भी हो गई थी। अक्सर करके वह सीमा के घर जाया करता था। दोनों के बीच दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी कि एक दिन दोनों के बीच प्रेम संबंध बनने लगता है। दोनों के बीच मोहब्बत जाग चुकी थी। अब उन दोनों के बीच ऐसी मोहब्बत जाग चुकी थी कि एक दिन सीमा के सास ससुर घर पर नहीं रहते हैं तो वह व्यक्ति सीमा के साथ उसके कमरे में संबंध बनाने लगता है, नाजायज संबंध बनाने लगता है। अब ऐसा वह कई दिनों तक करता रहता है, करीब 15 से 20 दिनों तक उसके साथ संबंध बनाता है। दोनों के बीच काफी अच्छी मोहब्बत हो जाती है। अब धीरे धीरे यह मोहब्बत सिर्फ उसी लड़के तक नहीं रहती है, वह एक दिन अपने एक दोस्त को भी साथ लेकर आता है। वह दोस्त भी उसके साथ बातचीत करता है और प्यार भरी निगाहों से देखता है। तो जो उसका प्रेमी रहता है वह कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम इसके साथ भी संबंध बनाओ, यह भी तुम्हें बेहद ही खुश रखेगा। अब उसकी पत्नी दोनों के साथ संबंध बनाती है। अब एक दिन वह तीसरे व्यक्ति को लेकर आता है। तीसरे व्यक्ति से वह संबंध बनाने की बात करती है तो वह मना कर देती है, बात करता है तो वह मना कर देती है कि एक तक तो ठीक था लेकिन दो यह सही नहीं है या तुम गलत कर रहे हो। उसकी इस तरह की डिमांड को सीमा खारिज कर देती है। अब वह गुस्से में अपने साथियों के साथ घर चला जाता है। कुछ दिनों बाद दोनों में फिर बातचीत होती है, फिर वह आता है। सीमा के साथ जब भी समय मिलता उसके साथ समय व्यतीत करता था। जो उसका दोस्त था वह भी संबंध बनाता था। दोनों के साथ अब सीमा के रिलेशन हो चुके थे। जो तीसरा व्यक्ति था वह सीमा के साथ, क्योंकि सीमा बेहद ही खूबसूरत थी और वह इस बात को जानता था कि सीमा का संबंध उसके दोनों साथियों से है। अब वह अभी उस तलाश में था कि कब सीमा उसकी बाहों में हो। अब तीनों एक दिन साजिश रचते हैं और सीमा को फोन करते हैं और कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारे ससुर घर पे नहीं होंगे उस दिन बताना, हम दोनों फिर से आएंगे। तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम्हारे साथ समय गुजारना है। सीमा को भी दोनों की लत लग चुकी थी। अब सीमा एक दिन, उसके सास ससुर जब शहर जाते हैं इलाज के लिए
घर पे कोई नहीं रहता, बहन कॉलेज चली जाती है। तभी वह दोनों को फोन करती है और दोनों अपने साथियों को लेकर आते हैं, यानी कि वो जो साथी तीसरा व्यक्ति था उसको भी लेकर आते हैं। आने के बाद वह दोनों संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही जो लड़की रहती है सीमा, वह तीसरे व्यक्ति को मना करती है, तीनों जबरदस्ती करने लगते हैं, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं और तीनों एक के बाद एक उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म करने के बाद उसका कत्ल कर देते हैं, बेरहमी से कत्ल करते हैं। एक के बाद एक कई धारीदार हथियार से वार करते हैं ताकि वह जिंदा ना बच सके। उसका फोन और कई चीजें उसकी लेकर चले जाते हैं। जब परिवार वाले घर आते हैं तो देखते हैं कि घर में एक लाश पड़ी हुई है, उसकी बहू की। जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चा भी गायब है। अब वो हैरान थे, परेशान थे, दौड़ते हुए बाहर आते हैं और अपने पड़ोसियों को बताते हैं। पड़ोसी अब बात सुनते ही सन्न रह जाते हैं और दौड़ते हुए घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जो पत्नी रहती है पप्पू की, वह नग्न अवस्था में सोई हुई है और उसके ऊपर कई धारीदार हथियार से वार किया गया है। पूरे रूम में चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। अब यह बात सुनते ही पड़ोसी देखते ही पुलिस को फोन करते हैं। मौके पर तुरंत ही पुलिस पहुंचती है और पुलिस उस लाश को लेकर वहां पे आसपास जितने भी सबूत रहते हैं उस सबूत को इकट्ठा करती है, फिंगरप्रिंट को इकट्ठा करती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम होने के बाद पता चलता है कि लाश का जो है बेरहमी से चाकुओं से एक के बाद एक करीब 100 से भी अधिक बार वार किए गए थे। लाश का अंतिम संस्कार उसके घर वाले करते हैं। पति को इसकी खबर लगती है, वह बेचारा पप्पू रोता हुआ घर आता है। उसको आने में करीब 1 हफ्ते लग जाते हैं। उसकी पप्पू की उसकी पत्नी से जिसने उसने वादा किया था वह जल्दी घर लौटेगा और उससे मुलाकात करेगा, उसकी मुलाकात नहीं हो पाती है। जब वह घर आता है तो उसकी पत्नी का दाह संस्कार हो चुका होता है। अब पुलिस में एफआईआर दर्ज होती है। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है एक मासूम बच्चे, 1 साल के बच्चे का, रवि का गायब होने की और उसकी पत्नी के कत्ल की। पुलिस जांच में जुट जाती है। अपराधी कत्ल करके जिस तरफ गए थे चारों तरफ सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है। तो एक सीसीटीवी फुटेज में अपराधी भागते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल जो तीनों अपराधी थे वह उसी गांव के थे और गांव को उन संबंधों के बारे में पता चल चुका था। गांव वालों को उनके संबंधों के बारे में अच्छी तरह से पता चल चुका था। अब तीनों अपराधियों की पुलिस पकड़ करती है। जो तीनों अपराधी रहते हैं, राकेश कुमार रहते हैं, पवन शाह रहते हैं, अमन रहते हैं और साथ में 2 और लोग भी थे जो अज्ञात हैं, वह अभी तक फरार थे। पांचों के पांचों फरार रहते हैं। पुलिस उन तीनों आरोपियों की, जो मुख्य आरोपी थे, उनकी जांच पड़ताल करती है। उनकी सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो पता चलता है कि वह रेलवे स्टेशन से, पटना रेलवे स्टेशन से दिल्ली जाती हुई एक ट्रेन में देखे गए हैं। अब पुलिस को ये तो पता था कि अपराधी दिल्ली की तरफ गए हैं, लेकिन जो बच्चा था वह तीनों के पास नहीं था। बच्चा, 2 आरोपी जो थे वह बच्चे को लेकर गए थे। पुलिस सर्विस लांच पे दोनों का नंबर लगाती है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। कुछ दिनों बाद उनकी लोकेशन दिल्ली में पता चलती है। दिल्ली पुलिस को फोन किया जाता है। दिल्ली पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है तो वहां पर वह तीनों अपराधी जो थे उस बच्चे को 2 लाख रुपए में बेचकर वहां से भाग चुके थे। यह बात बिहार पुलिस को पता चलती है कि बच्चा तो बरामद किया गया है लेकिन अपराधी पकड़ से बाहर हैं। जब तक दिल्ली पुलिस पहुंचती वह तीनों भाग चुके थे। करीब 4 से 5 दिन हो जाते हैं। जिस दिन कत्ल हुआ था
उस दिन से करीब 1 हफ्ते से ज्यादा गुजर गए थे, 10 से 12 दिन कह सकते हैं। पुलिस तलाश कर रही थी। एक दिन मुखबिर की सूचना पर पता चलता है कि वह तीनों आरोपी बिहार में ही छुपे हुए हैं, पटना के दानापुर में। पुलिस दानापुर में रेड करती है और तीनों ही अपराधियों को पकड़ती है। पकड़ने के बाद जब उनसे पूछताछ होती है तो जब सच बताते हैं तो सच वाकई में हैरान कर देने वाला था। जो भी इस सच को सुनता उनको गालियां देने को उसका मन करता। काफी गांव वाले, आसपास के लोग गालियां देते हैं और यह भी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जिंदा रहने की जरूरत नहीं है। दरअसल उस गांव में और आसपास कई ऐसे बच्चे थे, नाबालिग बच्चियां थी जो गायब थी, जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। और जो तीनों थे वह मानव तस्करी का काम किया करते थे। गांव में आसपास जितनी खूबसूरत औरतें थी, लड़कियां थी, उनसे संबंध बनाते थे, अपने प्रेम जाल में फंसाते थे और प्रेम जाल में फंसाने के बाद उन औरतों को बेच दिया करते थे, कभी दिल्ली के कोठे पर तो कभी बंगाल के कोठे पर। आए दिन का उनका यही काम था, इसी से उनका बिजनेस चलता था। बच्चे को भी उन्होंने एक कोठे पर ही बेचा था, मात्र 2 लाख रुपए में। पुलिस बच्चे को भी बरामद करती है। बच्चे को बरामद कर उसके परिवार वालों को सब देती है और तीनों से जब पूछताछ होती है तो वह बताते हैं कि हमें पता था कि उसका जो पति है पप्पू, वह बाहर जा चुका है और ऐसी पत्नियों को आराम से अपने प्रेम जाल में फंसाया जा सकता है जिसके पति कई महीनों से बाहर हो। अक्सर करके उनके घर उठना बैठना था, अपने प्रेम जाल को वह फैला रहा था। इसी में उसकी पत्नी सीमा फंस जाती है। सीमा अनजान थी उनके कारनामों से। दरअसल इससे पहले भी या जो तीनों आरोपी थे वह ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। उनके खिलाफ कई एफआईआर भी दर्ज थी। सराहनीय बात यह है कि बिहार पुलिस ने 10 से 12 दिनों के अंदर ही इस मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस वालों को कई तरह के इनाम की घोषणा भी की गई। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अब उस मासूम से बच्चे का क्या होगा जो मात्र 1 साल का है। वह किसके सहारे जिएगा? एक दूध पीता हुआ बच्चा। वाकई में यह कहानी हैरान कर देने वाली है, डरावनी है। कहानी पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है सुबोध कुमार जी, बीएसएफ सिलीगुड़ी से हैं। जय हिंद सर, आपको सैल्यूट है। आप हमारी देश की सुरक्षा के साथ साथ हमारी भी सुरक्षा करते हैं। भरत कुमार जी हैं, संजय मसूरी जी हैं सूरत गुजरात से, अनिल शालूखे महाराष्ट्र से हैं। काफ़ी अच्छा कमेंट लगा सर आपका पढ़कर, बेहतर कमेंट था। जरूर कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों के कमेंट से। अब्दुल जब्बर जी हैं, बलराज जी हैं बिजनौर यूपी से। आप सभी का जो प्यारा सा कमेंट आता है पढ़कर काफ़ी खुशी होती है, प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। जो कमियां होती हैं उसे सुधारने में मदद मिलती है। तो आप लोग कमेंट्स किया करिए और वीडियो को लाइक भी किया करिए, क्योंकि उससे हमें मदद मिलती है, हमारे वीडियो को मदद मिलती है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।